10,000 साल पहले के नॉर्थ अमेरिका की कल्पना कीजिए। विशाल स्लोथ जंगलों में घूमते थे। सेबर टूथड कैट्स अपने शिकार की ताक में रहते थे और उनके बीच डायर वुल्फ घूमता था, एक ऐसा शिकारी जो अपने आधुनिक ग्रे वुल्फ कजिन से भी ज्यादा प्रभावशाली था। बड़ा और भारी, हड्डियों को कुचलने के लिए बने शक्तिशाली जबड़ों वाला डायर वुल्फ अपने समय का एक सच्चा एपेक्स प्रेडेटर था। हजारों सालों तक डायर वुल्व्स फलते फूलते रहे। फॉसिल एविडेंस इन शानदार जीवों की एक विशाल लैंडस्केप में घूमने की तस्वीर पेश करती है। कनाडा से लेकर मेक्सिको तक वे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उनकी उपस्थिति उनके आसपास की दुनिया को आकार देती थी, लेकिन उनका राज हमेशा के लिए नहीं था। जैसे ही आखिरी आइस एज खत्म हुआ और ग्रह गर्म हुआ, मेगाफोना जिन पर डायर वुल्व्स निर्भर थे गायब होने लगे। क्लाइमेट चेंज और अन्य शिकारियों से प्रतिस्पर्धा, शायद नए आए मनुष्यों ने भी डायर वुल्फ को विलुप्ति के कगार पर धकेल दिया। लगभग 10,000 साल पहले वे पृथ्वी से गायब हो गए, केवल हड्डियां और एंशिएंट सेडिमेंट में गूंज छोड़ गए। आज उनके अवशेष एक खोई हुई दुनिया की झलक पेश करते हैं। वैज्ञानिक उनके स्केलेटन्स, दांतों और यहां तक कि फॉसिलाइज्ड डीएनए का अध्ययन करते हैं, उनके जीवन और उनके विनाश की कहानी को जोड़ते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम उनके अवशेषों का अध्ययन करने के अलावा और भी कुछ कर सकें? क्या होगा अगर हम डायर वुल्फ को एक्सटिंक्शन से वापस ला सकें? विलुप्त प्रजातियों को वापस जीवन में लाने का विचार कभी साइंस फिक्शन के दायरे तक ही सीमित था, लेकिन पावरफुल न्यू जेनेटिक टेक्नोलॉजीज के आगमन के साथ यह सपना तेजी से हकीकत बन रहा है। इस क्रांति में सबसे आगे है क्रिस्पी, एक जीन एडिटिंग टूल जो वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व आसानी और सटीकता के साथ डीएनए में सटीक बदलाव करने की अनुमति देता है। क्रिस्पीआर आणविक कैंची की तरह काम करता है, जो किसी जीव के जेनेटिक कोड के भीतर विशिष्ट जीन्स को कट और पेस्ट करने में सक्षम है। डी एक्सटिंक्शन के संदर्भ में वैज्ञानिक क्रिस्पीआर का उपयोग विलुप्त जानवरों जैसे डायर वुल्फ के जीनोम्स की तुलना उनके क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स जैसे ग्रे वुल्व्स के साथ करने के लिए कर सकते हैं। डायर वुल्फ को यूनिक बनाने वाले की जेनेटिक डिफरेंसेस की पहचान करके वे फिर एक जीवित भेड़िए के जीनोम को एडिट करने के लिए क्राइस्पीआर का उपयोग कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से इसके डीएनए को उसके विलुप्त कजिन की तरह फिर से लिख सकते हैं। यह प्रक्रिया क्लोनिंग जितनी सरल नहीं है, जिसके लिए विलुप्त जानवर के इंटैक्ट डीएनए की आवश्यकता होती है। इसके बजाय डी एक्सटिंक्शन एक क्लोजली रिलेटेड लिविंग स्पीसीज के ढांचे के भीतर विलुप्त जीनोम के पुनर्निर्माण पर निर्भर करता है। परिणाम विलुप्त जानवर की एक परफेक्ट रेप्लिका नहीं होगा, बल्कि एक हाइब्रिड होगा, जिसमें उसके विलुप्त पूर्वज और उसके जीवित सरोगेट दोनों के गुण होंगे। विलुप्त जीवों को वापस लाने की संभावना एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठाती है। क्या ये रेजरेक्टेड जानवर असली होंगे? यह बहस इकोलॉजिकल ऑथेंटिसिटी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। भले ही हम किसी विलुप्त प्रजाति के फिजिकल ट्रेट्स को पूरी तरह से रेप्लिकेट कर सकें, क्या हम वास्तव में जेनेटिक, बिहेवियरल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स वेब को फिर से बना सकते हैं जिसने उन्हें यूनिक बनाया? कुछ लोगों का तर्क है कि एक विलुप्त प्रजाति को एक ऐसी दुनिया में वापस जीवन में लाने का कार्य जो उस दुनिया से बहुत अलग है जिसमें वे विकसित हुए थे, उन्हें इनहेरेंटली अलग बनाता है। अन्य लोग बताते हैं कि एक प्रजाति के भीतर भी सिग्निफिकेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है और जिन इंडिविजुअल एनिमल्स को हम वापस लाते हैं वे पूरी प्रजाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि विलुप्त प्रजाति का एक हाइब्रिड वर्जन भी खोए हुए इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने में एक वैल्यूएबल रोल निभा सकता है। खोए हुए इकोलॉजिकल फंक्शंस को फिर से शुरू करके ये रिवाइव्ड जीव ग्रह की बायोडाइवर्सिटी को स्थिर और बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अंततः ऑथेंटिसिटी का प्रश्न डी एक्सटिंक्शन के इकोलॉजिकल और एथिकल इम्प्लीकेशन से कम महत्वपूर्ण हो सकता है। विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करना एक फैसिनेटिंग एंडेवर है, लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह एथिकल है? क्या हमारा ध्यान उन प्रजातियों के संरक्षण पर नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में इंडेंजर्ड हैं? बिल्कुल। आज हमारे पास अनगिनत प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। अतीत को वापस लाने के लिए संसाधनों को मोड़ने का मतलब वर्तमान की उपेक्षा करना हो सकता। दोनों पक्षों में मजबूत तर्कों के साथ बहस जारी है। खोए हुए को पुनर्जीवित करने का आकर्षण अनडिनायबल है, लेकिन एथिकल कंसर्न्स समान रूप से कंपेलिंग हैं।
किसी विलुप्त प्रजाति को आधुनिक इकोसिस्टम में लाने के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। प्रकृति का संतुलन नाजुक है और एक छोटा सा बदलाव भी पूरे सिस्टम में रिपल कर सकता है। कोलोसल बायोसाइंसेज में हम अपनी टेक्नोलॉजी के संभावित लाभों में विश्वास करते हैं, हालांकि हम इसमें शामिल जोखिमों से भी पूरी तरह वाकिफ हैं। हम थॉरो रिसर्च और रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैज्ञानिक ब्रेकथ्रूज के वादे के साथ चुनौतियों का अपना सेट आता है। जैसे ही हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, यह सवाल बना हुआ है, क्या हम अतीत को पुनर्जीवित करने के साथ आने वाले जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम प्रकृति की एक बड़ी गलती को सुधार रहे हैं? अगर हम डायरवुल्फ को वापस ला सकते हैं, तो क्या अगला कदम डायनासोर होंगे? क्या हम जुरासिक पार्क को असली दुनिया में बदल देंगे, या फिर हमें यह सोचना चाहिए कि कुछ चीजें इतिहास का हिस्सा बनकर ही अच्छी हैं? क्या ये वो वुल्फ है जो मर चुका था? शायद आने वाली पीढ़ियां हमसे यही पूछेंगी, आपने जो किया वो सही था या गलत? और हमारे पास जवाब नहीं होगा। क्या विलुप्त प्रजातियों को वापस लाना चाहिए, या फिर हमें उन्हें इतिहास के पन्नों में ही छोड़ देना चाहिए? आपका जवाब क्या है, कमेंट में बताइए। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद सुनने के लिए।